हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वालिया। कैसे हो आप लोग सभी। आज हम लोग अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे एसएसटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो लोकतंत्र के मूल्यांकन के संदर्भ में इनमें से कोई एक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, उसे चुनिएगा। जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, हमें वो कथन चुनना है। इसमें वो देखेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि बहुसंख्यकों का शासन। देखो, क्या ऐसा होता है लोकतांत्रिक देश के अंदर कि बहुसंख्यक जो लोग होते हैं, जैसे हमारे इंडिया के अंदर हिंदू ज़्यादा मात्रा में है, तो क्या हिंदुओं का शासन होगा? जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर यही ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, बहुसंख्यकों का शासन जो है, मतलब मेजोरिटी रूल जो है वो नहीं होता लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर। नहीं तो स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव भी होता है, व्यक्ति की गरिमा भी होती है, इसके अलावा कानून के समक्ष समानता भी है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। ओके, पहले को छोड़कर नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है हमारा कि भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है, यह बताने के लिए इनमें से कौन सा कारण सही नहीं है। तो कौन सा कारण इनमें सही नहीं है कि भारत में चुनाव जो है लोकतांत्रिक है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि भारत में दुनिया के सबसे शक्तिशाली, सबसे अधिक मतदाता हैं। जी बिल्कुल सही है, सबसे ज़्यादा जो एक मतदाता है इंडिया देश में है। नंबर सेकंड ऑप्शन है हमारा कि भारत में चुनाव आयोग काफ़ी शक्तिशाली है। देखो, ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो सकता है, लेकिन अगले ऑप्शन की अगर मैं बात करूंगा तो हम लोग पहले उनको देख लेते हैं। तो भारत में 18 वर्ष से अधिक आयु का हर व्यक्ति मतदाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी है कि भारत में चुनाव हारने वाली पार्टी जनादेश स्वीकार कर लेती है। जी हाँ, जनता के द्वारा जो भी निर्णय दिया गया है उसे स्वीकार करती है। तो यहाँ पर गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सबसे शक्तिशाली होना ये ऐसा बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अन्य देशों के अंदर भी तो क्या है कि चुनाव आयोग अलग तरीके से है, शायद बेहतर हो सकता है। ठीक है, तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की। तो वो है हमारा अच्छा क्वेश्चन है कि ये है कि निम्न में से किस देश ने सर्वप्रथम अपने नागरिकों को सार्वभौमिक है यहाँ पर, तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया था। ठीक है, तो यहाँ पर वो कौन सा देश है? सो सही आंसर होगा इंडिया, भारत, क्योंकि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर हम लोग किसी भी प्रतिनिधि को चुनते हैं। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की। भारतीय न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है तो संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी होती है। देखो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि संसद के द्वारा जो भी कोई कानून पारित होता है तो प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी जरूरी होती है, ऐसा तो नहीं है भाई। ऑप्शन नंबर फिर भी हम लोग आगे देख लेते हैं और कौन कौन से इसमें सही रहेंगे, गलत हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी है कि अगर कोई कानून संविधान की भावना के खिलाफ है तो न्यायपालिका उसे अमान्य घोषित कर देगी। जी बिल्कुल सही है। अगर कोई कानून ऐसा बना दिया जाता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है या नागरिकों के खिलाफ है, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट उस पर केस, मतलब एक सुप्रीम कोर्ट उस पर निर्णय लेती है और सुप्रीम कोर्ट उसे अमान्य घोषित कर सकती है। ऑप्शन नंबर सी है हमारा न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है। जी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी है कि अगर किसी नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह न्यायालय उसका सुझाव करेगी। जी हाँ, ये भी सही है भाई। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें गलत था। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की। तो वो है कि भारत में महिलाओं के हेतु आरक्षण की व्यवस्था है। देखो, अभी हाल ही में पार्लियामेंट ने बिल पास कर दिया है, महिला आरक्षण बिल। तो इसीलिए ये जो क्वेश्चन है वो पहले की तर्ज पर आधारित है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो है तो वो थी हमारी ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। पंचायती राज व्यवस्थाओं में, पंचायती राज के अंदर 33% आरक्षण महिला को, 1/3 जो रिजर्वेशन है वो महिलाओं की सीटों का होता है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की। तो वो है निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिएगा। 3 स्टेटमेंट को हमें देखना है, तो क्या ये बताते हैं हमें। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं सामाजिक विभाजन होता है। जी हाँ भाई, जहां पर सामाजिक अंतर जो होते हैं, जैसे किसी भी धर्म को लेकर, किसी भी एक विचारों को लेकर, तो वहां पर सामाजिक विभाजन होता ही होता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सेकंड है कि यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। जी ये भी सही है कि एक व्यक्ति एक राज्य को भी दर्शाता है, उसकी भी पहचान होती है। एक व्यक्ति किसी धर्म को भी है, एक व्यक्ति किसी जाति को भी दर्शा रहा है, एक व्यक्ति लिंग को भी दर्शा रहा है, मतलब कोई फीमेल है कोई मेल है। तो
पहचान अलग अलग होती है, ये सही बात है। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा है कि सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में ही सामाजिक विभाजन है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है, अन्य देशों के अंदर भी सामाजिक विभाजन होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखिए जरा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो वो है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार जो निवारण अधिनियम आया था, जिसे SC/ST एक्ट हम लोग कहते हैं, तो SC/ST एक्ट जो है वो कौन से साल में आया था? क्या 1989 में, 1998 में, 1991 में, 1996 में? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका बिल्कुल राइट है। 1989 में SC/ST एक्ट आया था और 1990 में इसे लागू कर दिया गया था। अगली बात हम लोग करें प्रश्न की, तो वो है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा ऐसे नागरिकों को वकील उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व राज्य को सौंपा गया है जो गरीबी और किसी और कारण से वकील नहीं कर सकते हैं? तो ऐसे बहुत सारे इंडिया के अंदर व्यक्ति हैं, परिवार हैं, लोग हैं जो एक केस को लड़ने के लिए वकील तक नहीं कर सकते हैं, तो राज्य सरकार उनकी मदद कर सकती है कि उनके लिए वकील उपलब्ध करा सकती है, और ये राज्य सरकार का दायित्व है, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान का एक ऐसा भाग है जिसे कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग नंबर 4 DPSP। उसमें राज्य सरकार जो है वो भारतीय मतलब जो नागरिक है राज्य के, उनके लिए बहुत सारी व्यवस्था करती है। तो इसमें से वो कौन सा आर्टिकल है जो ये व्यवस्था करता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा आर्टिकल नंबर 39A, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 35A, ऑप्शन नंबर सी है 51A और ऑप्शन नंबर डी है 23। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल राइट है, क्योंकि यही हमारे DPSP वाले भाग के अंदर आता है। अगला प्रश्न हम लोग देखें जरा, क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित प्रदेशों में से, निम्नलिखित राज्यों में से किस में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं? तो कौन सा ऐसे स्टेट है इनमें से जिसमें लोकसभा सीटें सबसे कम है? तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर 4 सीटें हैं, और इसके अलावा उत्तराखंड के अंदर जो है सीटों की संख्या वो 5 है लोकसभा की, ठीक है। झारखंड के अंदर जो है वो ज़्यादा सीटें हैं और छत्तीसगढ़ के अंदर भी ज़्यादा सीटें हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जरा, अच्छा क्वेश्चन है हमारा, वो है कि निम्नलिखित परिस्थिति में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? देखो नीचे कोई एक यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है, तो पहले से ही बता दिया गया है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि भारत के अंदर कई प्रकार के 6 प्रकार के मौलिक अधिकार का वर्णन है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ पर ये दिया गया स्टेटमेंट, यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है, तो वो किस प्रकार के मौलिक अधिकारों को छीन रहा है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है समानता के अधिकार को, स्वतंत्रता के अधिकार को, शोषण के विरुद्ध अधिकार को, या संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, क्योंकि संवैधानिक जो हमारे स्वतंत्रता का अधिकार है, आर्टिकल नंबर 19 में ये वाली बात बोली गई है कि भारत का कोई भी नागरिक जो है वो किसी भी राज्य में जाकर घूम सकता है, वहाँ पर जाकर व्यापार भी कर सकता है, तो ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर आता है, तो इसलिए स्वतंत्रता के अधिकार को रोका जा रहा है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जरा, अच्छा क्वेश्चन है, सफ्रेज मूवमेंट किससे संबंधित है ये करके क्वेश्चन पूछा गया, जिसे हम लोग कहते हैं मताधिकार आंदोलन। तो मताधिकार आंदोलन किससे संबंधित है? तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है समस्त महिलाओं के मताधिकारों से, या स्वतंत्रता के अधिकारों से, या समानता के अधिकारों से, या बालिका की शिक्षा से संबंधित? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही है। अमेरिका के अंदर ये आंदोलन छेड़ा था और इसमें महिलाओं ने इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी कि वोट डालने का अधिकार हमें भी दिया जाए, मताधिकार का अधिकार हमें भी दिया जाए, तो इसीलिए सफ्रेज मूवमेंट जो है वो समस्त महिलाओं के मताधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न हम लोग देखें जरा, अच्छा क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष सभी राज्य सरकारों को अपने स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना 6 माह के अंदर प्रारंभ करने का निर्देश दिया था? देखो बात हम लोग करेंगे कि ये बात है 2001 नवंबर की, तो 2001 नवंबर की बात है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने ये आदेश दे दिए गए थे कि भाई सभी राज्य अपने स्कूलों में 6 महीने तक या 6 महीने के अंदर जो मिड डे मील है इसकी शुरुआत करेंगे। वैसे तो मिड डे मील की शुरुआत जो हुई थी 1995 में हुई थी, 1995 में हुई थी, और पहला राज्य है जिसमें मिड डे मील की शुरुआत हुई थी वो है तमिलनाडु, अगर कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है तो आपसे, ठीक है। तो ये यहाँ पर 2001 इसका सही आंसर है, जो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से आदेश दिए थे सभी राज्यों को कि 6 महीने के अंदर
अपने मिड डे मील की शुरुआत की जाए। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। देखो भाई 9 जनवरी सन 1915 में 1915 में महात्मा गांधी भारत आए थे और भारत आने के बाद उन्होंने 1917 में 1917 में साबरमती आश्रम, जहाँ खाली जगह पड़ी थी साबरमती नदी के तट पर अहमदाबाद में, तो वहाँ पर उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। अगला प्रश्न हम लोग देखें ज़रा, निम्नांकित में से किसने विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना करी थी। देखो विधवा पुनर्विवाह जो एक कार्य था उसके लिए जो लोगों ने प्रयत्न किया तो वो अलग थे, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना किसने करी थी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट है, विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन मराठा संघ का प्रथम पेशवा था। देखो मराठा संघ जो हुआ करते थे, जैसे यहाँ पर बात की जाए तो राजा थे, तो जैसे शिवाजी राजा थे, संभाजी राजा थे, शाहू राजा थे, लेकिन उनके एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे। पेशवा मतलब प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो एक सबसे पहला जो पेशवा बना था एक पूरे मराठा संघ के अंदर, तो उनका नाम था बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ, ये बात है हमारी 1713 की। 1713 में पहली बार बालाजी विश्वनाथ जो साहू के टाइम पर पेशवा बने थे। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे ज़रा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय व्यापार के एकाधिकार को खत्म किया गया था, कब किया गया था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, क्योंकि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही ईस्ट इंडिया कंपनी के जो चाय का व्यापार का एकाधिकार था चीन के साथ में, उसे खत्म कर दिया गया था, क्योंकि वो 20 सालों के लिए था और 1813 में उसे सुचारू रूप से चलाया गया था, मतलब उसे बढ़ा दिया गया था 20 साल के लिए 1813 में। तो यहाँ पर 1833 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है कि निम्नांकित में से कौन अवध राज्य का संस्थापक था। मतलब अवध जिसे आज हम लोग लखनऊ कहते हैं, तो अवध राज्य का जो संस्थापक था कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट है, क्योंकि सादत खान बुरहान उल मुल्क जो हैं वही अवध राज्य का संस्थापक कहा जाता है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है हमारा कि औरंगजेब के विरुद्ध, औरंगजेब के खिलाफ 1669 के जाट विद्रोह का नेता कौन था। तो 1669 में जो जाट विद्रोह हुआ था तो उसका नेता कौन था। ये पहला जाट विद्रोह था, तो इसका नेता था यहाँ पर गोकुला। ये गोकुला जो थे वो पहले एक जाट विद्रोह जो था अंग्रेजों के, मतलब मुगल सम्राट औरंगजेब के जो खिलाफ किया गया था उसका नेता था। इसमें गोकुला हार गया था और औरंगजेब की सेना जीत गई थी। अगला प्रश्न हम लोग बात करेंगे, तो वो है हमारा हैदराबाद स्थित चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था। तो हैदराबाद में जो चार मीनार है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, कुली कुतुब शाह के द्वारा उसका निर्माण करवाया गया था। कुली कुतुब शाह के द्वारा निर्माण करवाया गया था हैदराबाद में स्थित चार मीनार का। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है कि सूची फर्स्ट है और सूची सेकेंड है, तो दिए गए कुटों का सही उत्तर छांटिएगा। देखो यहाँ पर हमें क्या करना है कि कई सारे हमें स्टेटमेंट दिए गए, उनके सामने उसका एक हमें सही आंसर छांटना है। तो यहाँ पर तैमूर का आक्रमण जो था वो 1206 में तो था नहीं भाई, ये तो गलत हो जाएगा। 1990 में खिलजी क्रांति नहीं हुई थी, ये भी गलत है। 1333 में इब्न बतूता भारत आया था, ये जी बिल्कुल सही है। 1333 में इब्न बतूता भारत में आया था, ये बिल्कुल सही है, और मोरक्को का एक ये यात्री था। और 1398 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु नहीं हुई थी, ये गलत है। देखो यहाँ पर तैमूर का आक्रमण भारत पर 1398 में था, खिलजी क्रांति जो हुई थी वो 1296 में हुई थी, और इसके अलावा यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी वो 1210 में हुई थी। तो ये मैंने इसके सही आंसर दिए हैं। अगला प्रश्न हम लोग बात करेंगे, तो वो है निम्नांकित में से कौन स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहलाने में गर्व करता था, कि वो कहता था कि मैं ईश्वर का अभिशाप, तो उसने ये वाली बात बोली, तो वो व्यक्ति है कौन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट है, चंगेज़ खां ऐसा व्यक्ति था। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है कि निम्नांकित में से किसके शासनकाल के दौरान मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। 1540 में पद्मावत की रचना हुई थी, और ये किसके शासनकाल में थी। शेर शाह सूरी के टाइम पीरियड में थी, क्योंकि शेर शाह सूरी जो है 1540 में गद्दी पर बैठा था हुमायूं को पराजित करके, और 1545 में शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई थी, फिर उसके लड़के ने गद्दी संभाली थी।
अगला प्रश्न हम लोग बात करेंगे तो वो है कि महाराष्ट्र में स्थित जो जारवे संबंधित है तो वो है ताम्र पाषाण संस्कृति से। किससे? ताम्र पाषाण संस्कृति से, जिसे हम लोग कॉपर स्टोन एज कहते हैं। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है कि निम्नांकित में से कौन अफगानिस्तान में अशोक अभिलेखों की लिपि है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट है, ग्रीक और अरमाइक जो है, क्योंकि अफगानिस्तान से लगा हुआ इराक ईरान था, तो वहाँ पर भी जो विस्तृत फैला हुआ था एक अभिलेखों का, तो वहाँ पर ग्रीक थी, और जो अफगानिस्तान वाले रीजन में थी ग्रीक और अरमाइक लिपि से लिखे गए थे। अगला प्रश्न अगर बात की जाती है तो वो है कि निम्नांकित में से किसे अशोक ने न्यायिक प्रशासन के लिए नियुक्त किया था? तो न्यायिक प्रशासन के लिए, एक जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किसे नियुक्त किया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, रज्जुक को नियुक्त किया था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे ज़रा। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का शासन अधीन था। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ समितियाँ दी गई है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट है, 6 समितियों के अधीन था। अगला प्रश्न हम लोग देखें जरा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा या किसके साथ ही द्वितीय नगरीकरणीय का प्रारंभ हुआ था? मतलब इनमें से वो क्या है, कौन सा भांड है, मृत भांड है, तो किसके साथ द्वितीय नगरीकरण का प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा उत्तरी काले औपदार भांड जो है, इसके साथ ही नगरीकरण का, द्वितीयक नगरीकरण का एक जो चरण था वो प्रारंभ हुआ था। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखिए जरा। निम्नलिखित किस राज्य में लिंगराज मंदिर है? तो कौन से स्टेट के अंदर लिंगराज मंदिर है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के अंदर लिंगराज मंदिर है, भगवान शिव जी को समर्पित है लिंगराज मंदिर। अगला प्रश्न हम लोग देखें जरा, तो वो है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बंदरगाह जावा और सुमात्रा की यात्रा के लिए प्रमुख बंदरगाह था? तो जिस समय प्राचीन काल में एक हम कहते हैं कि हमारा भारत जो था वो अखंड भारत जो एक सुमात्रा जावा द्वीप तक फैला हुआ था, और समुद्रगुप्त ने अपना शासन वहाँ तक फैला दिया था। तो जिस समय जावा और सुमात्रा की यात्रा की जाती थी तो कौन सा बंदरगाह सबसे प्रमुख हुआ करता था? उसका नाम है सोपारा बंदरगाह। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे ज़रा, तो वो है कि निम्नलिखित में से किसका फारसी में अनुवाद कर उसका नाम कलील वास दिमना रखा गया था? कलीला वास दिमना भी इसे कहते हैं हम लोग, ये नाम रखा गया था, तो किसका अनुवाद किया गया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट है, पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है। और उसके बाद यहाँ पर 8वीं शताब्दी या फिर 9वीं शताब्दी की शायद बात है, 8वीं से 9वीं के बीच में, तो जिस समय यहाँ पर कलील वास दिमना जो है उसकी रचना हुई थी, और ये पंचतंत्र का एक रूप है, पंचतंत्र की भांति है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें प्रकृति के बारे में भी वर्णन किया गया है। ओके, तो ये थे आज के एसएसटी के टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आशा करता हूँ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच।